नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ कृष्णा सोबती जी की कहानी बादल के घेरे में। तो कहानी शुरू करने से पहले जैसे कि हम उनके जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आइए चर्चा कर लेते हैं। तो कृष्णा सोबती जी का जन्म 11 फरवरी 1925 को गुजरात में, जो देश विभाजन के बाद अब जो पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 25 जनवरी 2019 को हुई थी। 1996 में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली। 1999 में कच्चा चूड़ामणि पुरस्कार मिला। 1981 में शिरोमणि पुरस्कार मिला। 1982 में हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला। 2001 में सलाका पुरस्कार मिला। इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में मिला, जो भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है। यह इनको 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो इन्हें प्रदान किया गया। इनके आइए महत्वपूर्ण रचनाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इनके महत्वपूर्ण रचनाओं में है समय सरगम, जो 2000 में प्रकाशित हुई। दिलो दानिश 1993 में। चर्चित उपन्यास में है जिंदगी नामा, जो 1979 में। ये GRF नेट में भी इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और सूरजमुखी अंधेरे के, ये भी 1972 में। यात्रा आख्यान में है बुद्ध का कमंडल लद्दाख। तो चलो अब आइए, अब देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। बुआली की इस छोटी सी कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ। पानी भरे सूखे सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ। बिना आंखों के झटक झटक जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता हूँ। और फिर लेटे लेटे अपने तन का पतझाड़ देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी बाहों पर उभरी लंबी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएं मेरी उकड़ी उकड़ी सांस की तरह कभी तेज कभी हौले इस खिड़की से टकराती है। पलंग पर बिछी चद्दर और ऊपर पड़े कंबल से लिपटी मेरी देह चूने की सी कच्ची तह की तरह घुल घुल जाती है। और बरसों के ताने बाने से बुनी मेरी प्राणों की धड़कन हर क्षण बंद हो जाने के डर से चुप जाती है। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, शाम हो जाती है। मैं लेटा रहता हूँ, रात झुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरी ही तरह दिन रात सुबह शाम अकेले मौन भाव से लटकते रहते हैं। कोई इन्हें भरे भरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं आता। कोई इस देरी पर अनायास मुस्कुराकर खड़ा नहीं हो जाता। रात सुबह शाम बारी बारी से मेरी सैया के पास घिर घिर आते हैं और मैं अपनी इन फीकी आंखों से अंधेरे और उजाले को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े अपने आप को देखता हूँ। अपने इस छूटते छूटते तन को देखता हूँ और देखकर रह जाता हूँ। आज इस तरह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया। सब अलग जा पड़ा है। अपने कंधों से जुड़ी अपनी बाहों को देखता हूँ। मेरी बाहों में लगी वे भरी भरी बाहें कहाँ है? कहाँ है वे सुगंध भरे केस जो मेरे वक्ष पर बिछ बिछ जाते थे? कहाँ है वे रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे? सब था मेरे पास, सब था, बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई होले से चमक कर कहता, उठोगे नहीं, बोर हो गई। आंखें बंद किए के ही हाथ उस मोह भरी देह को घेर लेते और रात के बीते क्षणों को सूंघ लेने के लिए अपनी ओर झुकाकर कहते, इतनी जल्दी क्यों उठती हो? हल्की सी हंसी और बाहें खुल जाती, आंखें खुल जाती और गृहस्थी पर सुबह हो जाती। फूलों की महक में नाश्ता लगता। धुले ताजे कपड़ों में लिपट कर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठ रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उड़ेलती उन उंगलियों को देखता, क्या मेरे बालों को सहला सहला कर सिहरा देने वाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है?
आंचल को थामे आग की ओर उठा हुआ कपड़ा जैसे दोनों ओर की मिठास को संभालने को सतर्क रहता। क्षण भर को लगता क्या गहरे में मेरा अपना है या उसके ऊपर का आवरण है, या जो केवल मेरा है वह इससे परे, इससे नीचे कहीं और है। एक शिथिल मगर बहती बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, मुझसे लगी एक और देह होती, उसमें मिठास होती जो रात में लहरा लहरा जाती। एक और रात भुआली के इस क्षयग्रस्त अंधियारे में आती है। कंबल के नीचे पड़ा पड़ा मैं दवा की शीशियाँ देखता हूँ और उन पर लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूंट भरकर मैं उन्हें पीता हूँ तो सोचता हूँ तन के इस रस रीत जाने पर हाड़ मांस सब काट हो जाते हैं। मिट्टी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभरता है। अभी तो मुझे मिट्टी होना है। कैसे सरसते दिन थे, तन मन को सहलाते बहलाते। उस एक रात को मैं आज के इस शून्य में टटोलता हूँ। सर्दियों के एकांत मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीले प्रकाश, दो अधकुली थकी थकी पलकें जरा सी उड़ती है और बाह के घेरे तले सोए शिश को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती है, जैसे कहती हो तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। मैं उठता हूँ, ठंडे मस्तक को अधरों से छूकर, या सोचते सोचते उठता हूँ कि जो प्यार तन में जागता है, तन से उबसता है, वही देह है पाकर दुनिया में जी भी आता है। पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ उठ आता है और बिना बरसे ही भटक भटक कर रह जाता है। वर्षों बीते, एक बार गर्मी में पहाड़ गया था, बुआ के यहाँ। पहली बार उन आँखों सी आँखों को देखा था। धुपाती सुबह थी। नाश्ते की मेज से उठा तो परिचय करवाते करवाते न जाने क्यों बुआ का स्वर जरा सा अटका था। सांस लेकर कहा, मिन्नी से मिलो। रवि 2 ही दिन यहाँ रुकेगी। बुआ के मुख से यह फीका परिचय अच्छा नहीं लगा। वह कुछ बोली रही, सिर हिलाकर अभिवादन कर उत्तर दिया और जरा सी हंस दी। उस दूर दूर तक लगने वाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। उस पतले किंतु भरे भरे मुख पर कसकर बंधे घुंघराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा सा हो आया कि किसी के गहरे उल्हाने की सजा अपने को दे डाली गई है। सब उठकर बाहर आए तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर पड़े आंचल को खींच स्नेहवश उन बाहों से लिपट लिपट गए। मन्नो जीजी, मन्नो जीजी। बुआ किसी काम से अंदर जा रही थी। खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ी। बुआ का वह कठिन बंधा और खिंचावट को छिपाने वाला चेहरा मैं आज भी भूला नहीं हूँ। कड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती, ठंडी निगाहों से मन्नू को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, जाओ मन्नू, कहीं घूम आओ। तुम्हें उलझा उलझा कर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे। माँ की घुड़की आंखों ही आंखों में समझकर बच्चे एक और हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे झेप कर नीचे लटक गए और मन्नू की बड़ी बड़ी आंखों की घनी पलकें ना उठी ना गिरी, बस एकटक बुआ की ओर देखती गई। बुआ इस संकोच से उभरी तो मन्नू धीमे गज से फाटक से बाहर हो गई थी। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा तो कहो तो बुआ, क्या बात है। बुआ अटकी, फिर झिझक कर बोली, बीमार है रवि। 2 वर्ष सेनेटोरियम में रहने के बाद अब सेठ जी वही कॉटेज ले दी है। साथ घर का पुराना नौकर रहता है। कभी अकेले जी उब जाता है तो 2-4 दिन को शहर चली जाती है। नहीं नहीं बुआ, मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता। रवि, जब कभी 4-6 महीने बाद लड़की को देखती हूँ तो भूख प्यास सब सूख जाती है। मैं बुआ की सच्चाई को कुरेद लेने को कहता हूँ। बुआ, बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ पल भर तो रुक जाती। बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से देखा, जैसे कहना चाहती हूँ तुम यह सब नहीं समझोगे, और अंदर चली गई। बच्चे अपने खेल में जुट गए थे। मैं खड़ा खड़ा बार बार सिगरेट के धुएं से अपने तन का भय और मन की जिज्ञासा उड़ाता रहा। उलझा उलझा सा मैं बाहर निकला और उतरकर झील के किनारे किनारे हो गया। सड़क के साथ साथ इस और छाह थी। उछल उछल कर
आती पानी की लहरें कभी धूप से रुपहली हो जाती थी। देवी के मंदिर के आगे पहुंचा तो रुका, जंगले पर हाथ टिकाए, झील में नौकाओं की दौड़ को देखता रहा। बलिष्ठ हाथों में चप्पू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार से ताली ताल की ओर जा रहे हैं। पीछे की कश्ती में अपने तन मन को बेखबर एक प्रौढ़ बैठे ऊँघ रहे हैं। उसके पीछे बोट क्लब की किश्ती में विदेशी युवतियाँ, फिर और 2-4 पाल वाली नौकाएं। एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीचे सतह पर वही पीला चेहरा देखता हूँ, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही दुबली पतली बाहें, वही बुआ के घर वाले मन्नू। 2-4 बार मन ही मन नाम दोहराता हूँ, मन्नू मन्नू मन्नू। मैं ऊंचे किनारे पर खड़ा हूँ और पानी के साथ साथ मन्नू वही चली जा रही है। खिंचे घुंघराले बाल, अनझपी पलके, पर बुआ कहती थी, बीमार है मन्नू, बीमार है। जंगले पर से हाथ उठाकर बुआ के घर की दिशा में देखता हूँ। चीना की चोटी अपने पहाड़ी संयम से सिर उठाए सदा की तरह सीधी खड़ी है। एक ढलती सी पथरीली ढलान को उसने जैसे हाथ से थामे रखा और मैं नीचे इस सड़क पर खड़े खड़े सोचता हूँ कि सब कुछ रोज़ जैसा है, केवल मन से उभर उभर आती वे 2 आँखें नई हैं और उन 2 आँखों के पीछे की वही बीमारी जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई उबार नहीं सकता। घर पहुँचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी। कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा बैठा बुआ के सुघड़ हाथों द्वारा की गई सजावट देखता रहा। कीमती फूलदानों में पगाई गई पहाड़ी झाड़ियाँ सुंदर लगती है। कैबिनेट पर बड़ी फ्रेम में लगे सपरिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ तो बुआ के साथ खड़े फूफा की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है जिसे बंधी बंधी वह दिन रात वर्ष मास अपने को निभाती चली आती है। पर नहीं, बुआ ही के घर में होकर यह सोचना मन के सील से परे है। झिझक कर ड्राइंग रूम से निकलता हूँ और अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ। सिगरेट जलाकर झील की दक्षिणी किनारे पर खुलती खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ों के छोटे बड़े आकारों में टीन के लाल लाल छतें और बीच बीच में मटियाली पगडंडियाँ। बुआ खाने तक लौट आई और मन्नो भी। तो देर तक टन टन के साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया। खाना लगेगा साहिब? बुआ अब तक लौटेंगी? बुआ कब तक लौटेंगी? खाने को तो मना कर गई है। कथन के रहस्य को मैंने इस अर्थहीन सी आंखों में पढ़ जाने के प्रयत्न में रहता हूँ। और जो मेहमान है, नौकर तत्परता से झुककर, आपके साथ नहीं साहिब, वह अलग से ऊपर खाएंगी। मैं एक लंबी सांस भरकर जले सिगरेट के टुकड़े को पैर के नीचे कुचल देता हूँ। शायद साथ खाने के डर से छुटकारा पाने पर या शायद साथ ना खाने की व्यवस्था पर। इस दिन खाने की मेज पर अकेले खाना खाते खाते क्या सोचता रहा था, आज तो याद नहीं। बस इतना याद है, कांटे छुरी से उलझता बार बार मैं बाहर की ओर देखता था। मीठा कौर मुँह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी। ठिठक कर सुना, सलाम साहिब। धीमी मगर सधी आवाज़, 2 घंटे तक पहुँच सकोगे ना? जी हुजूर। सीढ़ियों पर आहट हुई और अपने कमरे तक पहुँचकर ख़त्म हो गई। खाने के बर्तन उठ गए, मैं उठा नहीं। दोबारा कॉफ़ी पी लेने के बाद भी वही बैठा रहा। एकाएक मन में आया कि किसी छोटे से परिचय से मन में उतनी दुविधा उपजा लेना कम छोटी दुर्बलता नहीं। आखिर किसी से मिल ही लिया हो तो उसके लिए ऐसा सा क्यों हुआ जा रहा हो। घंटे भर बाद मैं किसी की पैरों चली सीढ़ियों पर ऊपर जा रहा था। खुले द्वार पर पर्दा पड़ा था, हौले से थाप दी, चले आइए। पर्दा उठाकर देहरी पर पाँव रखा, हाथ में कश्मीरी साल लिए मन्नो अटैची के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, साहस स्वर में कहा, आइए, और सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए। बैठते बैठते सोचा, बुआ के घर भर में सबसे अधिक सज्जा और साफ कमरा यही है। नया नया फर्नीचर, कीमती पर्दे और इन सब में हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नो। अच्छा लगा।
बात करने को कुछ भी न पाकर बोला, आप लंच तो जी ले चुकी हो, और भरपूर निगाहों से मेरी ओर देखती रही। मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ। बुआ तो कहीं बाहर गई है? सिर हिलाकर मन्नो साल की तरह तह लगाती है और सूटकेस में रखते रखते कहती है, शाम से पहले ही नीचे उतर जाऊंगी। बुआ से कहिएगा एक दिन को आई थी। बुआ तो आती ही होंगी। इसका उत्तर न शब्दों में आया न चेहरे पर। कहते कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह से कहा, एक दिन और नहीं रुक सकेंगी? वह कुछ बोली नहीं, बंद करते सूटकेस पर झुकी रही। फिर पल भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हंसकर कहा, क्या करूंगी यहाँ रहकर? भुवाली के इतने बड़े गांव के बाद यह छोटा सा शहर मन को भाता नहीं। वह छोटी सी खिलखिलाहट, वह कड़वाहट से भरे का व्यंग आज इतने वर्षों के बाद भी मैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सुन पाता हूँ। वही शब्द है, वही हंसी है और वही पीली सी सूरत। हम संग संग नीचे उतरे थे। मेरी बाह पर मन्नू का कोट था। नौकर और माली ने झुककर सलाम किया और आतिथ्य से इनाम पाया। साइस ने घोड़े को थपथपाया, हुजूर चढ़ेंगी? उड़ी उड़ी नजरें उन आँखों की बाहों पर लटके कोट पर अटकी। पैदल आऊँगी, थोड़ा आगे चलो। चाहा कि घोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध करो, पर कह नहीं पाया। फाटक के बाहर होते होते वह पल भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो। फिर एकाएक अपने को संभाल कर नीचे उतर गई। राह में कोई भी कुछ बोला नहीं। टैक्सी खड़ी थी, सामान लगा। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भाप कर कहा, कुछ देर साहिब। मानो ने इस बार कहीं नहीं देखा। कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। वह कार में बैठी। कुली ने तत्परता से पीछे से कम्बल निकाला और घुटनों पर डालते हुए कहा, कुछ और मैम साहिब? घुघराली छाह ढीली सी होकर सीट के साथ जा टिकी। घुटनों पर पतली पतली सी विवश बाहें फैलाते हुए धीरे से कहा, नहीं, कुछ और नहीं, धन्यवाद। अधखुले कांच में अंदर झांका। मुख पर थकान के चिन्ह थे, बाहों में मछली मुखी कंगन थे। आंखों में क्या था यह मैं पढ़ नहीं पाया। वह पीली पतझड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी जो कंबल पर एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे। कार स्टार्ट हुई। मैं पीछे हटा और कार चल दी। विदाई के लिए ना हाथ उठे ना अधर हिले। मोड़ तक पहुंचने तक पीछे के शीशे से सादगी से बंधा बालों का रिबन देखता रहा और देर तक वह दर्दीले धन्यवाद की गूंज सुनता रहा। नहीं, कुछ और नहीं। मैं पल अपनी कल्पना में आज भी लौटाता हूँ तो जी को कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जाने वाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे चला जा रहा हूँ। अपने को समझाने बुझाने पर भी वह चेहरा, वह बीमारी मन पर से नहीं उतरती। रुक कर, थक कर, जैसे मैं उस दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था, उसे याद कर आज भी निढाल हो जाता हूँ। घर पहुँचा। बरामदे में से कुली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया तो उस मन्नो के कमरे की सजावट, सुख सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। दोपहर में बुआ के प्रति जो कुछ जितना भी अच्छा लगा था वह सब उल्टा हो गया। आगे बढ़ा तो द्वार पर बुआ खड़ी थी। संदेह से मुझे देख और पास होकर फीके गले से कहा, रवि मुँह हाथ धो डालो, सामान सब तैयार मिलेगा। वहाँ जल्दी लौटोगे ना? चाय लगने को ही है। चुपचाप बाथरूम में पहुंच गया। सामान सब था। मुँह हाथ धोने से पहले गिलास में ढक कर रखे गर्म पानी से गला साफ किया। ऐसा लगा किसी की घुटी घुटी जकड़ में से बाहर निकल आया हो। कपड़े बदलकर चाय पर जा बैठा। बच्चे नहीं, केवल बुआ थी। बुआ ने चाय उड़ेली और प्याले आगे कर दिया। बुआ ने जैसे सुना नहीं। बुआ। पल भर के लिए अपने को ही कुछ ऐसा सा लगा कि किसी और को पुकारने के लिए बुआ को पुकार रहा हो।
बुआ ने विवश हो आंखें ऊपर उठाई। समझ गया कि बुआ चाहती है कुछ कहूँ नहीं, पर मैं नहीं रुका। बुआ, 2 दिन की मेहमान तो एक ही दिन में चली गई। बुआ चम्मच से अपनी चीनी हिलाती रही, कुछ बोली रही। इस मौन से और भी निर्दयी हो आया। कहती थी बुआ से कहना मैं एक ही दिन को आई थी। इसके आगे बुआ जैसे कुछ और सुन नहीं सकी। गहरा लंबा श्वास लेकर आहत आंखों से मुझे देखा। तुम कुछ और नहीं कहोगे रवि? और चाय का प्याला वही छोड़ कमरे से बाहर हो गई। उस रात दौरे से फूफा के लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता लगा कि 2 दिन के बाद आने का तार आ चुका है। चाहा एक बार बुआ के कमरे तक हो आओ, संकोचवश पाँव उठे नहीं। देर बाद सीढ़ियों में अपने को पाया तो सामने मन्नो का खाली कमरा था। आगे बढ़कर बिजली जलाई, सब खाली था। न पर्दे, न फर्नीचर, न मन्नो। एकाएक अंगीठी में लगी लकड़ियों को देख मन में आया, आज वह यहाँ रहती तो रात देर गए इसके पास यही बैठती और मैं शायद इसी तरह जैसे अब यहाँ आया हूँ उसके पास आता। उसके यह सब क्या सोच रहा हो? क्यों सोच रहा हो? किसी अनदेखे भय से घबराकर नीचे उतर आया। खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा था। सिरहाना खींचा, बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े पड़े बुआली की वह छोटी सी कॉटेज देखता रहा जहाँ अब तक मन्नो पहुँच गई होगी। रवि? मैं चौंका नहीं, यह बुआ का स्वर था। बुआ अंधेरे में ही पास आ बैठी और हौले हौले सिर हिलाती रही। बुआ? बुआ का हाथ पल भर को थमा, फिर कुछ झुककर मेरे माथे तक आ गया। रुंधे स्वर में कहा, रवि, तुम्हें नहीं उस लड़की को दुलारती हो। अब यह हाथ उस तक नहीं पहुँचता। मैं बुआ का नहीं, मन्नो का हाथ पकड़ लेता हूँ। बुआ देर तक कुछ बोली नहीं, फिर जैसे कुछ समझते हुए अपने को कड़ा कर बोली, रवि, उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है। मैं बुआ के स्पर्श तले सिहर कर कहता हूँ, बुआ, मुझे ही कौन रहना है। आज वर्षों बाद भुआली में पड़े पड़े मैं असंख्य बार सोचता हूँ कि उस रात में अपने लिए यह कह गया था वे अभिशाप के बोल जो दिन रात मेरे इस तन मन पर से सच्चे उतरे जा रहे हैं। सुनकर बुआ को कैसा लगा नहीं जानता। वह हाथ खींचकर उठ बैठी, रोशनी की और पूरी आंखों से मुझे देखकर अविश्वास और भर्त्सना से बोली, पागल हो गए हो रवि? उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो जिसके लिए अब कोई राह ही नहीं रह गई, कोई और राह नहीं रह गई। फिर कुर्सी पर बैठते बैठते कहा, रवि, तुम तो उसे सुबह शाम तक ही देख पाए हो। मैं वर्षों से उसे देखती आई हूँ और आज पत्थर सी निष्ठुर हो गई हूँ। उसे अपना बच्चा ही करके मानती रही हूँ। या नहीं कहूँगी, अपने बच्चों की तरह तो अपने बच्चों के सिवाय और किसे रखा जा सकता है। पर जो कुछ जितना भी था, वह प्यार, वह देखभाल, सब व्यर्थ हो गए। कभी छुट्टी के दिन उसकी बोर्डिंग में आने की राह ताकती थी, अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मनाती हूँ और डर कर बच्चों के लिए घर से बाहर निकल जाती हूँ। बुआ के बोल कठिन हो आए। रवि, जिसे बचपन के मोहवश कभी डराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हो, उसकी बीमारी से डरने लगी हो। फिर स्वर बदल कर कहा, तुम्हारा ऐसा जीवट मुझ में नहीं है नहीं कि कहो डरती रही हो। बुआ ने यह सब कहकर जैसे मुझे टटोला और मैं बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहा। बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती रही, फिर जाने को उठी और रुक गई। इस बार स्वर में आग्रह नहीं, चेतावनी थी। रवि, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिसके लिए सब राहें रुकी हो उसके लिए भटको नहीं। पर उस दिन बुआ की बात में समझा नहीं, चाहने पर भी नहीं। अगली सुबह चाहा कि घूम घूम कर दिन बिता दो। घोड़ा दौड़ाता लड़िया पोटा पहुंचा और उन्हीं पैरों लौट आया। घर की ओर मुँह करते करते न जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं कहीं और पहुंचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा खड़ा सोचता रहा और जब ढलती दोपहरी में तल्ली ताल की उतरा तो मन के आगे सब साफ था। मुझे भुआली जाना था। बस से उतरा। अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों के ढेर देखकर यह नहीं लगा
कि यही भुआली है। बस मैं सोचता आया था कि वहाँ घुटन होगी, पर चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बह बह आती थी। छाह ऊपर उड़ती है, धूप नीचे उतरती है और भुआली मन को अच्छी लगती है, तन को अच्छी लगती है। चौराहे से होकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा, कॉटेज का पता लिया और छोटे से पहाड़ी बाजार से होता हुआ पाइन्स की ओर हो लिया। खुली चौड़ी सड़क के मोड़ से अच्छी सी पतली राह कॉटेज की ओर जाती थी। जंगले के नीचे देख अलग अलग खड़े पहाड़ों के बीच की राह पर एक खुली चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे सीधे छोटे छोटे खेत किसी के घुटन पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्षिण की ओर पानी का ताल धूप में चांदी के थाल की तरह चमकता था। इस पहली बार भुआली आने के बाद में एक बार नहीं कई बार यहाँ आया, लौट कर यहाँ आया, पर उस आने जैसा आना तो फिर कभी नहीं आया। मैं चलता हूँ और कुछ सोचता नहीं हूँ, या ना यह सोचता कि मन्नू के पास जा रहा हो, ना यह सोचता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ। पेड़ के तने पर लिखा है पाइन्स। लकड़ी का फाटक खोलता हूँ और गमले की कतारों के साथ साथ बरामदे तक पहुँच जाता हूँ। कारपेट पर होले होले पाँव रखता हूँ कि कम आवाज़ हो। द्वार खटखटाता हूँ और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बढ़ा आता है। जान लेता हूँ कि यही पुराना नौकर है। घर में है? बिटिया को पूछते हो बेटा? मैं सिर हिलाता हूँ। बिटिया नीचे ताल को उतरी थी, लौटती ही होगी। मैं बाहर खुले में बैठा बैठा प्रतीक्षा करता हूँ। मन्नू अब आ रही है, आने वाली है, आती ही होगी। थककर फाटक की ओर पीठ कर लेता हूँ। जब यह सोचूंगा कि वह देर से आएगी तो वह जल्दी आएगी। घोड़े की टाप सुन पड़ती है। अपने को रोक लेता हो और मुड़कर देखता नहीं। बाबा, पुकार सा स्वर लगा कि दो आंखें मेरे पीठ पर है। उठा, बढ़कर मन्नू की ओर देखा। आंखों में ना आश्चर्य था, ना उत्कंठा थी, ना उदासीनता थी। बस मन्नू की ही आंखों की तरह वे दो आंखें मेरी ओर देखती चली गई थी। बाबा, बूढ़ा नौकर लपक कर घोड़े के पास आया और लाड़ के स्वर में बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी, और हाथ आगे बढ़ा दिए। मन्नू सहारा देकर नीचे उतरी। तनिक अम्मा को तो बुला लाओ बाबा, मेरा जी अच्छा नहीं है। सुख तो है बिटिया? चिंता का स्वर सुनकर बिटिया जरा सा हंस दी, फिर रुककर लंबी सांस भरकर बोली, अच्छी भली हूँ बाबा, बड़ी अम्मा से कहो बिछौना लगा दे। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी नीचे खींच दी। फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ बाबा। इस बार मन्नू ने बाबा की ओर देखा नहीं, जैसे कोई अपराध बन आया हो। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या बहुत देर हुई? नहीं, मैं सिर हिलाता हूँ, पर आंखें नहीं। इस बार झिझक में नहीं, अधिकार से पूछता हूँ, क्या जी अच्छा नहीं? मन्नू ने पल भर को थकी थकी पलकें मूंद ली और कुछ बोली नहीं। बूढ़ी दादी दौड़ी दौड़ी साल लिए आई और कंधे पर ओढ़कर जैसे अपने को ही दिलासा देने के लिए कहा, मन्नो, ख्याली क्यों घबराने लगी? अभी सब ठीक हुआ जाता है। इनके लिए चाय भेजूं? मन्नो एकदम कुछ कह नहीं पाई। फिर कुछ सोचकर बोली, अम्मा पूछ देखो पिएंगे तो नहीं? मैं कुछ ठीक समझा नहीं। व्यस्त होकर कहा, नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं पीना है। मन्नू ने जैसे ना सुना ना मुझे देखा ही, फिर जैसे अम्मा को परिचय की। यहीं पर आज की कहानी यहीं तक। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।